नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम विजन मैगजीन का जो मंथली करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है उसके बारे में एक पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जो अगस्त मंथ का कंपाइलेशन आया है विजन मैगजीन का उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें सबसे पहले आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो टॉपिक हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो विजन का जो कंटेंट होता है उसकी वैल्यू यूपीएससी और पीसीएस मेंस में हर जगह, यानी कोई भी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हो उसमें हर जगह विजन मैगजीन का जो कंटेंट होता है, मंथली कंपाइलेशन होता है, उसकी नीड पड़ती है। जिसके लिए आपको हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 2 या 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इस बार कई अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, इन्होंने दिया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वाला, यानी कि जो डीपीडीपी जो एक्ट आया है उसके बारे में बात की गई है। फिर इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ थे उनमें रिफॉर्म किया गया है, कुछ नाम चेंज किए गए हैं और उनमें कुछ सेक्शंस हैं उनको हटाया गया है, उनके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। और फिर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर होता है, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर एक बिल लाया गया है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिनको हम धीरे धीरे करके डे बाई डे नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो पब्लिक का पर्सनल डाटा है उसको प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसको प्रोटेक्शन कैसे देनी है। यानी डिजिटली, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं या जीमेल यूज करते हैं, कोई भी अकाउंट यूज करते हैं तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो उस इन्फॉर्मेशन का प्रोटेक्शन कैसे करना है, क्योंकि जो कंपनी है जैसे फेसबुक है या व्हाट्सअप है, ये कंपनी आपका डाटा यूज़ कर रही है, तो कहीं आपके डाटा को गलत जगह यूज़ तो नहीं कर रहे, किसी ट्रेडिंग कंपनी को तो नहीं बेच रहे, या आजकल बहुत गेमिंग साइट्स चल रही हैं, बहुत वीडियो साइट्स चल रही हैं, जैसे शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पर आपका जो डाटा लिया जा रहा है, आपका जो प्राइवेट डाटा लिया जा रहा है, पर्सनल डाटा लिया जा रहा है, उसका कहीं गलत यूज़ तो ना हो जाए। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसी के लिए एक बिल लेकर आया गया था, और जो क्या बन चुका है वो एक्ट बन चुका है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नाम दिया गया है। तो इसमें बताया गया कि न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को अपनी असेंट दी गई है, यानी कि अपनी सहमति दी गई है। क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा, क्योंकि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब दोनों जो हाउस होते हैं उनसे पास होने के बाद प्रेसिडेंट की सहमति के लिए जाता है। जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो अब ये क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिजिटल पर्सनल डाटा यानी कि जो जहाँ कहीं भी आपके फ़ोटो हैं, इमेज है, आपकी जानकारी है, आपके मोबाइल नंबर है, जब यूज़ किए जा रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून लेके आया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये अब जाके एक्ट बना है, उसके लिए प्रयास बहुत समय से चल रहे थे। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक केएस पुट्टास्वामी केस पहुँचा था, यानी कि जो हियरिंग हुई थी उसमें जो वाद हुआ था, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें जो प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट बताया था आर्टिकल 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारी जो प्राइवेसी है, पर्सनल डाटा है या प्राइवेसी है हमारी, वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। इसी को देखते हुए सरकार ने जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई थी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके द्वारा इनकी सिफारिशों पर एक ड्राफ्ट दिया गया था 2018 में। तो उसी को कहा गया था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018। और किसकी सिफारिश पर आया था, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर। लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स थे, कुछ कमियां थीं, जिनको क्योंकि इसे पब्लिक में रखा गया रिकमेंडेशन लेने के लिए, सिफारिश लेने के लिए पब्लिक की, तो इसमें कुछ खामियां निकल के आई, कुछ कमियां निकल के आई, जिसकी वजह से इसे पास नहीं किया गया। फिर सरकार ने यही जो बिल था 2019 में
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। यानी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री, जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट में कमेटी होती हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है, यानी दोनों सेशन, दोनों जो हाउस होते हैं उनके मेंबर को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है, उसे कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जब उसके पास गया यह बिल, तो इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन उन्होंने दी। इसी को देखते हुए सरकार ने फिर विचार किया कि हम इसको क्या करेंगे, वापस लेंगे जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन वाला बिल है, और फिर एक नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए, जिसे 2022 में लाया गया सरकार के द्वारा, और जिसे अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा अपना असेंट दिया गया है, और ये क्या बन गया है, एक्ट बन गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जैसे ये क्या करता है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एम्स टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा। यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कहीं पे गया आपका डाटा, वहाँ उसका यूज हो रहा है, वहाँ उससे और चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, या उनका कहीं प्रोसेसिंग हो रही है, यूज हो रहा है, तो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डाटा उसको रेगुलेट कर रहा है कि जहाँ पे भी प्रोसेस आपका इकट्ठा हो रहा है डाटा, या कहीं पे यूज़ किया जा रहा है, जैसे फेसबुक पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है, या इंस्टा पे आपका डाटा, या व्हाट्सएप पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे प्रोटेक्शन देना है। और आगे बताया है इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स, यानी जो इंडिविजुअल के लेवल पर भी ये क्या करेगा, कवर करेगा, राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा। यानी जो इंडिविजुअल है, कोई अकेला है, जैसे मैं हूँ या आप हों, कोई भी हो, कोई इंडिविजुअल है, उसके लिए भी इसका प्रोटेक्शन हो सके, यहाँ तक इसमें बात की गई है। एंड नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पजेज, यानी कि जो प्रोसेस किया जा रहा है, जो इकट्ठा किया जा रहा है, उसका जो यूज़ किया जा रहा है, वो लॉफुल तरीके से हो, यानी कि कानूनन तरीके से हो, किसी गलत तरीके में उसका यूज ना हो। इस चीज़ के लिए ये कानून यहाँ पे लाया गया है। फिर ये जो एक्ट है ये क्या बताता है, इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डाटा, यानी ये क्या करता है, जो डिजिटली हमारा जो डाटा स्टोर हो रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जो डिजिटली यूज हो रहा है, या बैंकिंग में कहीं पे भी, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है ये पर्सनल डाटा को। दैट इज़ द डाटा बाई विच ए पर्सन में बी आइडेंटिफाई, यानी ऐसा डाटा जिसके द्वारा किसी इंसान की पहचान, जैसे आधार कार्ड हो गया, उसका नेम हो गया, उसका पैन कार्ड नंबर होगा, कोई भी डाटा जिससे उसकी पहचान होती हो। तो जैसे बताया गया यहाँ पे क्या किया गया है, द ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूशियरीज, यानी कि डाटा फिड्यूशियरी यानी जिम्मेदारी लेता है कि हम आपके डाटा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस बनाई गई हैं। या वो कोई इंसान भी हो सकता है, या कोई कंपनी भी हो सकती है, या गवर्नमेंट की कोई एंटिटी भी हो सकती है, यानी कोई गवर्नमेंट की संस्था इकट्ठा कर रही है आपकी डाटा, जैसे आधार कार्ड का डाटा है, गवर्नमेंट की साइट यूज कर रही है, या कोई कंपनी है, जैसे जियो की कंपनी, या कोई कंपनी है वो आपका डाटा ले रही है, या कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो आपका डाटा स्टोर कर रहा है, तो उनके लिए ऑब्लिगेशंस बनाए गए हैं। फिर द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डाटा प्रिंसिपल, यानी जिस इंसान का डाटा लिया जा रहा है उसके लिए कुछ ड्यूटी बनाई गई है, और उनके कुछ राइट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और फाइनेंशियल पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ राइट्स, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, और जो कोई भी इनका उल्लंघन करेगा उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल पेनल्टी की भी बात की गई है। जो कोई ब्रीच करेगा राइट का, ड्यूटी का, ऑब्लिगेशन का, तो उनके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टी भी, मतलब पेनल्टी लगाने की यहाँ पे बात कही गई है। तो आगे क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे कुछ इन्होंने की पॉइंट दे रखे हैं, जैसे सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये अगर आप नोट करना चाहते हो यहाँ से नोट कर सकते हैं, यानी अगर मोटे मोटे जैसे 3-4 कीवर्ड आपको लेने हो तो यहाँ से ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस डाटा प्रोटेक्शन लॉ विद मिनिमम डिसरप्शन, यानी पहले क्या हो रहा था, मिनिमम यानी कि डिसरप्शन हो रहा था, और क्या करेगा, वाइल इंश्योरिंग नेसेसरी चेंज इन द वे डाटा फिड्यूसरीज प्रोसेस डाटा। डाटा फिड्यूसरी मतलब एक शब्द है, इसका मतलब है कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसके पास आपका डाटा मतलब स्टोर हो रहा है, तो उसको कहते हैं फिड्यूसरी। फिर दूसरा यानी इंट्रोड्यूस करेगा डाटा प्रोटेक्शन लॉ। फिर दूसरा क्या है, इनेबल इंडिया द डिजिटल इकोनॉमी, यानी जो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बनने का जो सपना है उसको साकार करेगा, क्योंकि सब काम डिजिटली होंगे, पूरे बैंकिंग का सिस्टम हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू डिजिटली हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या करेगा, ये इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। फिर इनहेंस द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी अब आपका डाटा जैसे आप मनी लेके जा रहे हो तो मोबाइल वॉलेट में लेके जा रहे हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट है मोबाइल वॉलेट में लेके जा रहे हैं, सब तरह से आप मतलब ईज ऑफ लिविंग यानी आपका रहन सहन आसान हो जाएगा, बर्डन नहीं लेके जाना होगा। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने यहाँ से परमिशन दी और वहाँ पे जाके कन्फर्म हो गया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे बढ़ेगा। फिर इसमें कुछ 7 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डाटा, यानी कि यहाँ पे एक सिद्धांत दिया सहमति का,
यानी जो डाटा दे रहा है उसकी परमिशन कैसे ली गई थी, क्या जिस चीज़ के लिए उसकी परमिशन ली गई थी उसका डाटा उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, लॉफुल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, यानी पारदर्शी तरीके से उसका डाटा यूज़ किया जा रहा है। फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज लिमिटेशन, वही यानी कि जिसके लिए तुमने लिया था तुम्हारे पास लिमिट है कि नहीं कोई, और तुम उसी काम के लिए उस डाटा को यूज कर रहे हो या नहीं, यानी उस पर भी लिमिट लगाई गई है जो आपका डाटा ले रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ डाटा मिनिमाइजेशन, यानी डाटा कम से कम रखना है, जितने डाटा की जरूरत है उतना ही डाटा आपको रखना है, यानी कि अननेसेसरी डाटा आपने इकट्ठा कर लिया। फिर जो चौथा प्रिंसिपल है वो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डाटा एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल सही और अपडेटेड डाटा होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि डाटा इकट्ठा कर लिया और आराम से चल रहा है, कुछ भी डाटा अनाप शनाप इकट्ठा कर लिया, यानी एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, यानी कि 10 साल पुराना 20 साल पुराना ऐसे नहीं, एक्यूरेट बिल्कुल जिसकी नीड हो। द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, आपके पास स्टोरेज की क्या होनी चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, और एक स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए कितने समय तक मतलब आपको डाटा रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी रीजनेबल सिक्योरिटी आपके पास है कि नहीं, सेफ गार्ड्स आपके पास है कि नहीं, यानी आपने डाटा ले लिया और आपका डाटा ही चोरी करके कोई दूसरे को बेच रहा है तो आपकी क्या जिम्मेदारी हुई, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जब डाटा चोरी होगा, आपने जिसका डाटा लिया उसका डाटा मिसयूज होगा तो उसके लिए अकाउंटेबल किसको ठहराएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तो जैसे की पॉइंट कुछ हैं इसके जो बताए गए, जैसे अकाउंट एप्लीकेबिलिटी, यानी ये जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी बिल की या एक्ट की, वो कैसे होगी, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, यानी कहाँ कहाँ लागू होगा, मतलब जो एक्ट बनाया है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो जैसे प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, यानी इंडिया में कहीं भी जो डिजिटल डाटा है वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसका यूज हो रहा है, या कहीं पर दूसरी जगह उसका यूज लिया जा रहा है इन डिजिटल फॉर्म, या तो डिजिटल फॉर्म में यूज हो रहा होगा या नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटाइड सब्सिक्वेंटली, यानी वैसे स्टोर किया है हमने और दूसरे तरीके से, लेकिन आगे क्या हो जाएगा वो डिजिटाइड हो जाएगा। तो इंडिया में कोई भी डाटा डिजिटल डाटा से संबंधित कोई काम हो रहा है वो इसको इस बिल के मतलब इस कानून के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा क्या बताया है, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया इफ़ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, यानी कि कोई पर्सनल डाटा है इंडिया का, वो इंडिया से बाहर यूज हो रहा है, और जब कोई मतलब ऐसा सामान है या कोई वस्तु या कोई माल है इंडिया के लिए भेजा जा रहा है तो उसमें उसका यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी ये कानून एप्लीकेबल होगा। और ये कहाँ नहीं लागू होगा, जो एक्ट आया है, डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पज़, यानी कि तुमने खुद किसी इंसान ने, मैंने या आपने अपना पर्सनल डाटा खुद ने अपने पर्सनल काम के लिए स्टोर कर रखा है तो वहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। पर्सनल डाटा दैट इज़ मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाई, यानी कि मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाई डाटा प्रिंसिपल टू हुम सच पर्सनल डाटा रिलेट्स, यानी कि डाटा प्रिंसिपल जिसकी परमिशन है उस हिसाब से उसको यूज कर रहा है तो ये मतलब कानून लागू नहीं होगा। एनी अदर पर्सन हु इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डाटा पब्लिकली अवेलेबल, यानी कोई जैसे पुलिस का अधिकारी है या कोई भी है जिसके लिए लीगली क्या है परमिशन है उस डाटा को पब्लिकली करने की, तो वहाँ पर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सहमति के बारे में बात की गई है यहाँ पे, यानी कंसेंट क्या है, तो पर्सनल डाटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर ए लॉफुल पर्पज़, यानी कि इसमें क्या है कि जो डाटा लिया जा रहा है आपका वो क्या कहता है, लॉफुल पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल, यानी डाटा प्रिंसिपल कौन है, जैसे मैं हूँ, मैं अपना डाटा दे रहा हूँ, मैं कोई फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ फेसबुक पे कहीं पे, तो जो मेरा डाटा है उसकी क्या लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसको क्या कहा गया, डाटा प्रिंसिपल। जैसे डाटा प्रिंसिपल किसको कहा गया यहाँ पे, यानी हु शैल हैव द राइट टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम, यानी जिसके पास क्या है अपना उस डाटा को वापस लेने का किसी भी समय राइट है, उसे कहते हैं डाटा प्रिंसिपल। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर legitimate uses including the provision of benefit or services by the government medical emergency, यानी कि लेजिटिमेट यूज यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी काम के लिए यूज कर रही है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई आपका डाटा यूज़ किया जा रहा है तो उसके लिए आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में आपका डाटा लिया जा सकता है। फिर अगर कोई बच्चा है या कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी है, यानी जो डिसेबल है उस,
तो उसके लिए कंसेंट के लिए उसके पेरेंट या कोई लीगल गार्डियन होगा, उनसे परमिशन यहाँ पे ली जाएगी। यानी कोई नॉर्मल इंसान है तो उससे परमिशन ली जाएगी और उसे बताया जाएगा आपका डाटा किस किस काम में यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी बताया है कि जैसे कोई इमरजेंसी होगी गवर्नमेंट को या कोई किसी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वहाँ पर आपका डाटा है जो वो लिया जा सकता है लीगल वर्क के लिए, और वहाँ आपकी परमिशन नहीं भी ली जाएगी। और ये या कोई बच्चा है या कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसका जो डाटा है उसका जो पेरेंट होंगे या कोई लीगल गार्डियन होगा उनसे परमिशन ली जाएगी। फिर एक बोर्ड बनाने की बात की गई है यहाँ पे, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI। तो ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस बोर्ड के क्या होंगे, कुछ फंक्शन बताए गए हैं। मॉनिटरिंग कंप्लाइंस, यानी ये क्या देखेगा, बोर्ड मॉनिटर करेगा कि जो रूल्स बनाए हैं रेगुलेशन बनाए हैं इनका जो इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं। डायरेक्ट डाटा फिड्यूसरी टू टेक नेसेसरी मेजर्स, यानी जो जिम्मेदार व्यक्ति डाटा ले रहे थे उनको डायरेक्ट करेगा कि आप सही से रेगुलेशन बनाइए, आप सही से काम कीजिए, और उनको बार बार निर्देश देगा। हियरिंग ग्रीवेंसेज मेड बाय अफेक्टेड पर्सन, और यानी जैसे मेरा डाटा चोरी हो गया या किसी आपका डाटा चोरी हो किसी और का डाटा चोरी हो गया तो उनके लिए जो अफेक्टेड पर्सन हुए हैं उनके लिए शिकायत निवारण एक प्रणाली बनाई जाएगी, यानी कि उनकी समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। किसके द्वारा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। बोर्ड मेंबर विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर्स, यानी कि जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो कितने साल के लिए चुने जाएंगे, 2 साल के लिए, और वह रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। यानी कि 2 साल के लिए उनका चयन होगा बोर्ड मेंबर का और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अपील अगेंस्ट इट डिसीजन, यानी अगर ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके खिलाफ अपील कहाँ पे की जा सकती है, विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल है जिसके बारे में भारतीय संविधान भाग 14 में बताया गया ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ऐसा ही एक ट्रिब्यूनल है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल, यानी कि जो डाटा दे रहा था उसके राइट क्या हैं, जैसे मैं अपना डाटा दे रहा हूँ तो मेरे क्या राइट है और मेरी क्या ड्यूटी हैं, उनके बारे में हमें बताया गया है। तो डाटा प्रिंसिपल यानी कि जैसे कोई इंसान जो डाटा दे रहा है और कभी भी अपना वापस ले सकता है। तो जैसे ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, यानी मैं जिसको अपना डाटा दे रहा हूँ उससे ही पूछ सकता हूँ कि मेरा डाटा किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी। दूसरा क्या राइट है मेरा, सीक करेक्शन एंड इराश्योर ऑफ पर्सनल डाटा, यानी कि मैं करेक्शन के बारे में भी बोल सकता हूँ, वहाँ पर जानकारी ले सकता हूँ करेक्शन हो रहा है कि नहीं। दूसरा अगर मुझे वो डाटा हटवाना है तो उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। ग्रेवेंस रिड्रेसल, अगर मेरे डाटा का मिसयूज होगा तो उसके लिए कोई शिकायत निवारण प्रणाली है कि नहीं, इसके बारे में मैं जान सकता हूँ। राइट टू नॉमिनेट ए पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, यानी कि मेरा ये भी राइट है कि अगर अनफॉर्चुनेट मेरी डेथ हो जाती है कोई भी रीजन की वजह से, कोई और मेंटली या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरा जो डाटा है उसका जो मतलब नॉमिनेट होगा उसको भी मुझे मतलब कोई पर्सन नॉमिनेट करने का राइट है, इसके बारे में बताया गया है। डाटा प्रिंसिपल्स मस्ट नॉट रजिस्टर ए फॉल्स और फ्रिवोलस कंप्लेंट एंड फर्निश एनी फॉल्स पार्टिकुलर्स, यानी क्या कहा गया है, यानी कोई भी तुम गलत या झूठी अफवाह के मतलब फैला के कोई शिकायत नहीं करोगे या कोई झूठा डाटा दे के वहाँ पे मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई डाटा मांगा आपने कोई फॉल्स डाटा दे दिया या आपने कोई झूठी कंप्लेंट कर दी कि मेरा डाटा ब्रीच किया जा रहा है, मेरे डाटा का मिसयूज किया जा रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करना है। वायोलेशन ऑफ ड्यूटीज विल बी पनिशेबल विद ए पेनल्टी अप टू 10,000, यानी कि जब आपकी ड्यूटी है उसका आप वायोलेशन यानी उल्लंघन करोगे तो आप पे क्या लगेगा, 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। अब कुछ ऑब्लिगेशंस यानी कि उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो आपका डाटा ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई पर्सन हो या कोई कंपनी हो, उनके कुछ ऑब्लिगेशंस तय किए गए हैं। जैसे डाटा फिड्यूसरी, यानी डाटा फिड्यूसरी किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था एंटिटी डिटरमाइनिंग द पर्पज एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कोई ऐसी संस्था जो क्या करेगी आपके डाटा के मतलब तैयार यूज के लिए बताइए कहाँ यूज करेंगे या इसका पर्पज़ क्या है, जो डाटा हम ले रहे हैं वो जो आपको बताएगी वो क्या है, यहाँ पर डाटा फिड्यूसरी कहा जा रहा है। तो उसके बारे में क्या, उसके लिए ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ डाटा, यानी कि वो इंश्योर करेगी उसकी एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस कि जो डाटा हमने लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और कंप्लीट है। दूसरा क्या बताया है,
विल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट ए डाटा ब्रीच, और वो क्या बनाएगी, अपने यहाँ एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बनाएगी जो किसके लिए होगा, डाटा के चोरी को रोकेगा। यानी कोई कंपनी है जिसने यहाँ पर डाटा यूज़ कर रखा है तो उसके पास डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई सिस्टम भी होना चाहिए। फिर इन्फॉर्म डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अफेक्टेड पर्सन इन इवेंट ऑफ ब्रीच, यानी इन्फॉर्म करेगी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को कि इस इंसान का डाटा क्या हो गया है, चोरी हो गया है। इरेज पर्सनल डाटा एज सुन एज द पर्पज हैज़ बीन मेट एंड रिटेंशन इज नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पजेज, यानी कि जो पर्सनल डाटा है जो लिया है उसका पर्पज खत्म होने पर तुरंत उसे क्या करना है, इरेज भी करना है। उसका दायित्व होगा जो फिड्यूसरी है उसके लिए ऑब्लिगेशन है, ये नहीं कि आप पर्सनल डाटा किसी और काम के लिए यूज करने लग जाएं। फिर सिग्निफिकेंस डाटा फिड्यूसरीज, यानी कि जो कुछ डाटा फिड्यूसरी है जो सिग्निफिकेंट बताए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डाटा फिड्यूसरी एज सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी, यानी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कुछ डाटा जो लेने वाले हैं उनको जिम्मेदार संस्था बता सकते हैं ये क्या है, महत्वपूर्ण संस्था हैं, उनके बारे में नोटिफिकेशन निकाल सकती है सरकार। और किन फैक्टर के आधार पर ये करेगी सरकार, यानी कुछ मानक बनाए हैं इस बिल में या इस एक्ट में जिन्हें बताया गया है। वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डाटा प्रोसेस, यानी कि जो डाटा है वो कैसा ज़्यादा सेंसिटिव डाटा है या कैसा डाटा है उसके लिए इस संस्था में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। या रिस्क टू द राइट ऑफ डाटा प्रिंसिपल, यानी जो डाटा प्रिंसिपल है जिसने अपना डाटा दिया है उसका डाटे का मतलब उसके डाटा का रिस्क कैसा है, इसके बारे में भी वो डिसाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिसाइड कर सकती है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस इस डाटा से भारत की संप्रभुता और अखंडता को पे कोई असर पड़ेगा, तो उनके बारे में बात होगी। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसका तो हनन नहीं होगा। और रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को तो इस डाटा से कोई इफेक्ट नहीं है। और पब्लिक ऑर्डर तो नहीं ख़राब हो जाएगा, यानी कहीं पे दंगे या कुछ ऐसी चीज़ें ना फैल जाएं, उस चीज़ का भी सरकार क्या रखेगी, ध्यान रखेगी। और इन चीज़ों के देखते हुए सरकार क्या करेगी, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी डिसाइड करेगी कौन हो सकता है, उनके कुछ लोगों के मतलब कुछ संस्थाओं या लोगों के नाम बताएगी। तो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी विल हैव सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ए डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड ए इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर एंड अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इस हिसाब से सिग्निफिकेंट डाटा प्रोड्यूसरी बताएगी सरकार। और उनके लिए अलग से और ऑब्लिगेशंस बनाए जाएंगे क्योंकि उनको एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा। और इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर, यानी जो ऑडिट करेगा समय समय में डाटा का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग जिम्मेदारी तय की गई है। और एक्सेप्शन क्या है इसके, राइट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूसरी विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेज इंक्लूडिंग, यानी कि जो डाटा प्रिंसिपल है उसके राइट और जो ऑब्लिगेशंस हैं डाटा फिड्यूसरी के लिए वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे उनके बारे में बताया गया। जैसे फॉर नोटिफाइड एजेंसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी सोवरेनिटी पब्लिक ऑर्डर, यानी कोई ऐसी संस्था है जो सरकार जैसे पुलिस है या कोई भी जैसे क्राइम ब्रांच है या कोई भी संस्था ऐसी होगी जिसके पास राइट है। नोटिफाइड एजेंसी हैं जिनको जैसे एनआईए है उनको आपका डाटा यूज़ करने का राइट है पब्लिक ऑर्डर के लिए किसी के लिए, तो वहाँ पे ये ऑब्लिगेशन लागू नहीं होंगे। फॉर रिसर्च एंड आर्काइविंग और स्टेटिस्टिकल पर्पजेज, यानी कोई रिसर्च है कोई संस्था जैसे इसरो है या डीआरडीओ है, कोई रिसर्च चल रही है वहाँ पे, या कोई आईआईटी है वहाँ पे रिसर्च चल रही है, तो वहाँ पे कुछ डाटा लेके सर्वे करवा के कंडक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे। फॉर स्टार्टअप और अदर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ डाटा फिड्यूसरी, यानी जो स्टार्टअप वाली डाटा फिड्यूसरी हैं वो इनोवेशन कर रहे हैं। दूसरा मतलब टू इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, लीगल राइट और क्लेम करने के लिए डाटा का यूज़ किया जा रहा है। प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज, यानी किसी अपराध की जांच की जा रही है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो वहाँ पे ये क्लेम लागू नहीं होंगे। टू परफॉर्म जुडिशल और रेगुलेटरी फंक्शंस, यानी जुडिशरी कहीं पे काम कर रही है। टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डाटा ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से किसी जो ऐसे नागरिक है जो भारत में नहीं रहता है उसका जो डाटा यूज हो रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी एग्जाम्ड सर्टेन एक्टिविटीज़, और केंद्र सरकार चाहे तो आगे जाके इन पर कोई छूट दे सकती है। फिर आगे बताया प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन, वाइल प्रोसेसिंग द पर्सनल डाटा ऑफ ए चिल्ड्रन डाटा फिड्यूसरी मस्ट नॉट अंडरटेक, यानी कि कोई बच्चा है उसका कोई डाटा मतलब डाटा फिड्यूसरी ने लिया है तो वो
कब नहीं लेंगे उस डाटा को? प्रोसेसिंग दैट इज लाइकली टू कॉज एनी डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वेलबींग ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की जो परवरिश है, बच्चे का जो मानसिक संतुलन है उस पर गलत असर डाले, तो ऐसा कोई डाटा वो नहीं दिखाएंगे बच्चे को। ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग, ऐसा कोई डाटा फिड्यूसरी नहीं करेगा। यानी कि बच्चों को खास प्रकार के ऐड दिखाए जा रहे हैं या उसका बिहेवियर मॉनिटर किया जा रहा है या उसको ट्रैक किया जा रहा है, तो ऐसा कोई डाटा फिड्यूसरी नहीं करेगा। कोई माइनर चाइल्ड है या कोई छोटा बच्चा है तो ये मतलब उसके लिए भी यहाँ पे हिदायत दी गई है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र कैसे होगा डाटा का, उसके बारे में बताया है। बिल अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया एग्जाम टू कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाई गवर्नमेंट, यानी कुछ देशों को जिसमें सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है उनको छोड़कर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र किया जा सकता है डाटा का। पेनल्टी क्या है? एक्ट स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर वेरियस ऑफेंसेस सच एज अप टू 200 करोड़ फॉर नॉन फुलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कितनी पेनल्टी लगाएगी है? 200 करोड़ की, अगर वो ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करते हैं बच्चों के लिए। यानी कि अगर बच्चों के लिए उनके लिए जो ऑब्लिगेशन बताए गए थे उनके लिए 200 करोड़ एंड 250 करोड़ फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर, यानी कि जो सिक्योरिटी मेजर आपको रखने चाहिए वो आप नहीं रख पाए तो आपको 250 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और यहाँ पे कुछ इस बिल की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे वायोलेट फंडामेंटल राइट, क्योंकि पर्सनल डाटा लिया जा रहा है, तो जैसे बताया गया है। एग्जेप्शन फॉर द स्टेट में लीड टू डाटा कलेक्शन प्रोसेसिंग रिटेंशन, यानी यहाँ पे स्टेट को क्या दी गई है? एग्जेम्पशन, छूट दी गई है। एग्जीक्यूटिव है, कई संस्थाएं हैं जिनको छूट दी गई डाटा लेने की, उनको कोई जवाब नहीं देना है, तो ये एक लूप होल बताया जा रहा है। क्योंकि क्या है फंडामेंटल राइट का, और राइट टू प्राइवेसी क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर आगे बताया इनएडिक्वेट सेफ गार्ड द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया मे नॉट इंश्योर एडिक्वेट डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड इन द कंट्री वेयर द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा इज अलाउड, यानी कहीं पे किसी देश में आप अपने देश की जिम्मेदारी ले सकते हो, लेकिन हमारे देश का डाटा कहीं बाहर जा रहा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी मेजर वहाँ पे अपनाएंगे, तो उनके लिए वहाँ पे कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। नो कंपनसेशन, यानी कि जो आईटी एक्ट की धारा 43A थी वो कंपनसेशन के बारे में बात करती थी, उसके बारे में इसमें क्या कर दिया है? वो रिमूव कर दी गई है। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच टू ग्रीवेंस रेड्रेसल, यानी बहुत जटिल प्रक्रिया है शिकायत निवारण प्रणाली में पहुंचने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। आरटीआई एग्जेप्शन द एक्ट पर्पज दैट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, यानी जो पब्लिक ऑफिशियल हैं जो आपका डाटा ले रहे हैं उन पर आप आरटीआई फाइल करके इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। और डेफिनेशन भी क्या है? क्लियर नहीं है, यानी कि प्रोसेसिंग या डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वेलबींग ऑफ चाइल्ड, इनकी क्या है? नो, कोई डेफिनेशन क्लियर यहाँ पे नहीं दी गई है। नो प्रोविजन फॉर सम राइट्स द एक्ट डज नॉट ग्रांट द राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी एंड द राइट टू फॉरगेटन टू द डाटा प्रिंसिपल, यानी डाटा पोर्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। राइट टू फॉरगेटन के बारे में कोई ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रोविजन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो डाटा पोर्टेबिलिटी क्या है? इट अलाउज इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एंड रीयूज देयर पर्सनल डाटा फॉर देयर ओन पर्पजेज अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज, यानी मैंने कहीं एक जगह अपना डाटा स्टोर किया जिस काम के लिए, अब मैं किसी दूसरे काम के लिए उसका यूज़ करने लगा, उसे कहते हैं डाटा पोर्टेबिलिटी, यानी डाटा क्या कर दिया? पोर्ट कर दिया है किसी दूसरे काम के लिए। और राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि इट इज़ द राइट टू रिमूव और इरेज, यानी अपने डाटा को क्या करना है? रिमूव करना है और इरेज करना है, उसको कहते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। यानी मैंने अपना डाटा फेसबुक पे कहीं पे भी कोई अपना डाटा स्टोर किया, अब मैं फेसबुक से कह सकता हूँ कि मेरा डाटा वहाँ से हटा दिया जाए, तो इसके बारे में कोई अच्छे से बात नहीं की गई है। फिर वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है? क्रॉस बॉर्डर डाटा ग्रीवेंसेज, यानी कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाए जो क्रॉस बॉर्डर डाटा का क्या करे? सॉल्यूशन निकाले, गवर्नेंस करे, उसे गवर्न करे अच्छे से। डाटा राइट्स के बारे में बताया गया है, डाटा पोर्टेबिलिटी, राइट टू फॉरगेटन के बारे में अच्छे से यहाँ पे विचार किया जाए। प्रिवेंट मिसयूज, यानी मिसयूज ना हो उसके लिए कुछ अच्छे से क्लियर डेफिनेशन दी जाए यहाँ पे। क्वान्टिफाइंग टाइम ड्यूरेशन, यानी कि स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि कितने समय बाद डाटा आपको वापस करना ही करना है या डाटा डिलीट करना है, कितने समय तक आप स्टोर उसे कर सकते हैं। और इसको जो यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उससे कंपेरिजन करके यहाँ पे बताया गया है। तो ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन क्या कहता है? अप्लाइंग टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा होली और पार्टली बाई ऑटोमेटेड मीन्स एंड टू पर्सनल डाटा विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फिलिंग सिस्टम, यानी वहाँ पर ऑटोमेटिकली यूज होगा ये पर्सनल डाटा। यहाँ पे क्या है? हमारा जो
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, विल अप्लाई टू डिजिटलाइज्ड पर्सनल डाटा एंड नॉन डिजिटलाइज्ड पर्सनल डाटा विच इज सब्सिक्वेंटली डिजिटलाइज्ड, ऐसी बात की गई यहाँ पे। माइनर अंडर एज 16 नीड पोटेंशियल पेरेंटियल मतलब सहमति, यानी जो माता पिता की सहमति है वो 16 साल से कम होंगे उनके लिए मानी गई है। और हमारे यहाँ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 नीड कंसेंट, यानी 18 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट की नीड की कंसेंट है। वहाँ पे क्या है, वहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कहा गया है। ब्रीच शुड बी नोटिफाइड, यानी कि वहाँ पे किसी डाटा का उल्लंघन होता है, किसी डाटा की चोरी होती है तो 72 घंटे में क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा आपका डाटा चोरी हो गया, आपका पर्सनल डाटा ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ इस कानून में कोई ऐसी बात नहीं की गई है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू नॉमिनेट, हाउएवर प्रोवाइड फॉर द राइट टू पोर्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन हैव 30 डेज टू रिस्पॉन्ड टू डाटा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट, यानी वहाँ पे कोई नॉमिनेट करने का, जैसे कोई अनफॉर्चुनेट घटना की वजह से डेथ हो गई या कुछ हो गया तो नॉमिनेट करने का वहाँ पे कोई राइट नहीं दिया गया है, लेकिन पोर्टेबिलिटी का राइट वहाँ पे दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राइट टू नॉमिनेट है लेकिन पोर्टेबिलिटी का राइट हमारे यहाँ पे नहीं इस कानून में दिखाई देता है। GDPR ले डाउन स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग डाटा टू थर्ड कंट्री, वहाँ पे एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बनाई गई है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनाई गई है। ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट डिजिटल पर्सनल ऑफिसर, वहाँ पे ऑब्लिगेशन तय की गई हैं। ओनली द सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी सेल हैव अपॉइंट, यानी कुछ सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी होंगे उन्हीं को कोई डाटा पर्सनल जो ऑफिसर है वही यूज करना है, बस डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब अपॉइंट करना है और लोगों को नहीं करना है, यानी कुछ संस्था होंगी उन्हीं को करना पड़ेगा बस। डाटा कंट्रोलर एंड डाटा प्रोसेसर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, तो वहाँ पर डाटा कंट्रोलर एंड डाटा प्रोसेसर जरूरी है मेंटेन करने के लिए डाटा का रिकॉर्ड। द एक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑब्लिगेशन फॉर डाटा फिड्यूसरी टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर प्रोसेसिंग एक्टिविटी, यानी यहाँ पे जो प्रोसेस किया उसकी एक्टिविटी कैसे कैसे किया था वो सब चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं की गई है।